हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम नाइन्थ हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो भाई फ्रेंच का मतलब होता है हम फ्रांस से रिलेट कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। और रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन होता है। अब भाई रिवॉल्यूशन का ये मतलब नहीं होता कि हर बार यू नो गुस्से की चीज़ है, गुस्से में पीपल ने किया है। ऐसा होता है कि भाई जब लोग गवर्नमेंट को किसी चीज़ के लिए टोकते हैं, उन पे गुस्सा करते हैं, उनके खिलाफ जो है एक्शन लेते हैं, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो हर बार रिवॉल्यूशन एंग्री स्टेट में हो ऐसा नहीं होता है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया का, वो बड़े ही काम स्टेट से बड़े आसानी से हो गया था, लेकिन ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसमें थोड़ी तोड़फोड़ मारपीट हुई थी, ठीक है। तो आपने मूवीज़ देखी हैं, अफकोर्स देखी हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई जो कोई क्लाइमैक्स सीन है, जो कोई मेन सीन होता है मूवी का, वो सबसे पहले दिखा देते हैं, ठीक है। उस सीन को, वो सीन किस वजह से हुआ, मारपीट हुई, जो सबसे जैसे हीरो मार खा रहा है, वो हीरो मार क्यों खा रहा है, उसके बाद मूवी शुरू होती है, वो रीज़न बताते हैं कि मूवी में हीरो मार क्यों खा रहा है, सबसे पहले ही बता देते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। तो यार देखो, इधर भी वैसा ही है। इधर एक इंसिडेंट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक छोटा सा हिस्सा है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, ठीक है। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, इस जो इवेंट हुआ था, इवेंट बोल रहा हूँ मैं, जो ये इंसिडेंट हुआ था उसका नाम है स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, ठीक है। तो आप ये बोर्ड पे पढ़ सकते हो, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और अब शुरू करते हैं ज़रा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, जब बेस्टाइल जो हुआ था, ये इंसिडेंट 14 जुलाई 1789 को हुआ था, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। इस वक्त पेरिस में हुआ था, ठीक है। किंग ने क्या किया था ना, किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। क्यों किया था वो आपको बीच में भी पता चल जाएगा, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई क्यों भेजा था। जो फ्रांस में जो कंडीशन थी, जो एटमॉस्फेयर था, वो बड़ा ही घुटन हो रही थी उधर, लोग बड़े परेशान थे, बहुत ही अलग ही एटमॉस्फेयर हो गया था उधर, ठीक है। तो किंग ने देखने के लिए भी कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअली कंट्री में, उसके लिए ट्रूप्स भेजे थे। लेकिन भाई उस टाइम ना क्या होता था, र्यूमर्स बहुत जल्दी फैल जाते थे, कि ऐसा होता था कि र्यूमर्स बहुत जल्दी फैल जाते थे, हल्ला मच जाता था, किसी ने कुछ भी बोल दिया, अनुमान लगा दिया, तो भाई समझ रहे हो ना, फैल ही जाता था वो चीज़। तो इधर भी वैसा ही हुआ, र्यूमर फैला कि ये जो ट्रूप्स आ रहे हैं, जो आर्मी आ रही है, वो बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर फायर कर देगी, ठीक है। लिखा हुआ है, र्यूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू फायर अपॉन द सिटीजन्स, है ना। उसके बाद लोग थोड़े से वो लोग थोड़े से हो गए, अटेंटिव हो गए, ठीक है। तो सम 7,000 मेन एंड वेमेन गैदर्ड इन द टाउन हॉल, ठीक है। तो वो लोग आए और उन्होंने खुद को एक टीम बोल रहा हूँ, एक अपनी सेना बनाई उन्होंने, ठीक है, कि हम सब लोग मिलकर हम लोग उनका सामना करने वाले हैं, ठीक है। तो दे ब्रोक इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, ओके। अब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाने लगे वो लोग, ठीक है। वहाँ से उन्होंने क्या किया, बम, गन या जो भी सामान होता है, यूज़ होता है जंग में, वो सब उठा लिया, क्योंकि उन्हें लड़ाई करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। लड़ाई करने के लिए उन्होंने उठा लिया वो सब, जो भी रास्ते में आया उसको कुचल दिया, उनको मार दिया, ठीक है। Finally, a group of 700 people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille. ये है मेन इंसिडेंट, ठीक। क्या हुआ, अब तुम बोलोगे कि भाई 7,000 लोग आए थे, अब ये 700 ही रह गए। अब भाई देखो, कुछ लोग चले गए होंगे, कुछ लोग कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। लेकिन 7,000 में से 700 ही लोग मार्च किए, जो प्रेजेंट था उस पे थे। उधर होर्डेड एम्यूनेशन, इसका मतलब क्या होता है, होर्डेड का मतलब होता है स्टोर्ड, ठीक है, स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़।
स्टोर्ड या हिडन फॉर फ्यूचर यूज़। एम्यूनेशन मतलब जो बुलेट, बॉम्ब्स, शेल्स, ठीक है, वो सब, ठीक है। हाँ, फोर्ट्रेस का मतलब होता है फोर्ट्रेस प्रिजन। फोर्ट्रेस का मतलब होता है लार्ज फोर्ट, बहुत बड़ा महल। देख भी रहे हो किला है ना, जो बहुत ही बड़ा है, देखो रहे हो ये, ठीक है। लोग मार रहे हैं, ये सब यही था स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, ठीक है। देखो तो यही था, है ना। ओके, तो आगे देखते हैं। In the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoners were released, only 7 of them. क्या हुआ? अब भाई देखो, लोग आए हैं, वो क्या करने वाले थे, उनका एम था कि भाई इस पूरे किले को आज हम तहस नहस करने वाले हैं। लेकिन जो उधर गार्ड्स थे, जो भी लोग थे, आई मीन आर्मी के जो भी लोग थे, वो तो अब उनको रोकने की कोशिश करेंगे कि क्यों कर रहे हो ऐसा, उन पे हमला भी करने लगेंगे, है ना। तो उन लोगों ने अपोज करने की कोशिश की, लेकिन इतने सारे लोग थे, 700 लोग, सोचो तुम खुद, कुछ टिक नहीं पाए वो लोग, सब ने मार दिया जो भी उनके रास्ते में आया, बताया मैंने, ठीक है। 7 प्रिजनर्स थे, उनको भी रिलीज़ कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल, ठीक है। बेस्टाइल तो हेटेड था। देखो भाई, उस टाइम जो लोग थे मोनार्की से बड़े परेशान थे, ठीक है। बहुत ही ख़राब रूल्स बना रहे थे, उनके फेवर में कुछ कर नहीं रहे थे, बड़ी दिक्कतें आ रही थी लोगों को। तो भाई मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो या कुछ भी हो, लोगों को दिक्कत आ रही है, मतलब लोग फ्रस्ट्रेट होने वाले ही हैं, ठीक है। तो फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, सॉरी, yet the Bastille was hated by all because it stood for a despotic power of the king. Despotic मतलब क्रूअल, ठीक है। despotic मतलब क्रूअल पावर ऑफ द किंग, ठीक है। वो किंग की जो पावर नहीं है, जैसे जेल है भाई, तो किंग की पावर है, जो डिक्टेटर की पावर है ना, उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो भाई लोगों को तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहती ही थी उससे। तो द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया उस चीज़ को, ठीक। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड फ्रेगमेंट्स वॉज सोल्ड इन द मार्केट टू दोज हु विश टू कीप अ विनर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, ठीक। जो लोग उसकी एक पहचान रखना चाहते थे, जो लोग उसकी निशानी रखना चाहते थे, उनको बेच दिया गया एट हाई प्राइसेस, ठीक है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी बताऊंगा मैं, तो ऐसा मत समझना कि बुक में नहीं लिखा है, तो पढ़ना भी नहीं है। तो देखो, द डेज डेट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, ठीक है। देखो, बस यही नहीं है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं है, आगे पलट के देखो, पन्ने बहुत सारे हैं पन्ने, लेकिन पन्नों से डरना नहीं है अपन को, हम समझेंगे आराम से, आप बस वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं कि भाई मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्राइस ऑफ ब्रेड। और देखो यार, उस वहाँ पे ना वेस्टर्न कंट्रीज जो होती हैं, जैसे यहाँ पे आप रोटी सब्जी खाते हो, उधर ये आपकी स्टेबल डाइट है, आपकी जो डाइट है ये है रोटी सब्जी। उधर की डाइट जो है वो रोटी सब्जी नहीं है, उधर वो स्पेशल खाना है, स्पेशल खाना है रोटी सब्जी उधर। उधर जो आप जैसे सुबह सुबह उठते हो, रोटी सब्जी मम्मी बनाती है, वो आप खाते हो, वो आपके लिए नॉर्मल खाना है। लेकिन उधर नॉर्मल खाना है ब्रेड बटर, वो लोग ब्रेड बटर खाते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे देखो कि भाई अगर आपको जैसे वीट जो है जिससे आपकी रोटियां बनती है, अगर वो महंगी हो जाए तो भाई कैसे, ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना। आपको एक्सेप्टेबल थोड़ी होगी वो चीज़ की, जो आप रोज़ आपको ज़रूरत है, अगर वही आप खाओ, उसका प्राइस बढ़ जाए तो कैसे आप उसको अपोज नहीं करोगे, है ना। पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्राइस ऑफ ब्रेड, उधर ब्रेड था तो लोग उसके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो भाई ये सीरीज़ हुए थे, ठीक है, ये सीरीज़ हुए थे, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे ऐसे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, दे सॉ इट द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे कि भाई जो मोनार्की है ख़त्म हो गई थी वो, लेकिन वापस आ गई थी मोनार्की लास्ट में, ठीक है। कब आई थी? नेपोलियन के साथ, ठीक है। नेपोलियन वाले एकदम लास्ट में गिवन है चैप्टर के, ठीक है। नेपोलियन वाले एकदम लास्ट में गिवन है चैप्टर के जो पार्ट है। तो भाई इतनी मेहनत जो
की थी लोगों ने, वो सारी नेपोलियन ने एक तरह से क्या की, सब खारिज कर दी। इतनी मेहनत से मोनार्की छुड़ाई, लेकिन नेपोलियन ने, चलो नेपोलियन का तो बाद में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेपोलियन ने ख़राब काम किया, नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया। 10th में पढ़ोगे, इस चैप्टर को भूलना मत, क्योंकि ये चैप्टर आपका 10th में भी आने वाला है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एक तरह से इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। बहुत इसको याद रखने की ज़रूरत है, इस चैप्टर को 10th में भी, ठीक। ये चीज़ें ना अगर अच्छे से पढ़ते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो अब देखो, ठीक है, दो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट पेज पलटो भाई, पलटो। एक सेकेंड, 1 मिनट है। ओके ओके, पेज पलटो अपना, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे, उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपके फर्स्ट पेज पे डाल दिया गया है, ठीक है। वो तो बाद में चीज़ें आने वाली, असली चीज़ शुरू यहाँ से होती है, ठीक है। असली चीज़ शुरू इधर से होती है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब देखो भाई, बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है, तो बने रहे। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल समझ में आ गया, उसको याद कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उससे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, तो वो लिख लेना, ठीक है। क्या पॉइंट्स मेंशन करोगे, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। इन 1774 लुइस 16, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत, 1774 इम्पॉर्टेंट डेट, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम लुइस 16, बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये थे बॉनबॉन फैमिली ऑफ किंग्स, ठीक है, ये जो डायनेस्टी थी इनकी, बॉनबॉन फैमिली ऑफ किंग्स। अब बॉनबॉन बिस्किट नहीं भाई, ठीक है। जो देखो यार, जो बिस्किट्स होते थे, जो बिस्किट बाइक, ऐसे ही नाम रख दिए जाते थे एंशियंट लोगों के। अच्छा नाम है ना बॉनबॉन बिस्किट के लिए, इसलिए रख दिया होगा। तो बिस्किट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायनेस्टी है इनकी, बॉनबॉन फैमिली ऑफ किंग्स, बॉनबॉन, ठीक है, बॉनबॉन डायनेस्टी। लुइस 16 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, ठीक है। असेंडेड मतलब उन्होंने स्वीकार किया अपना थ्रोन, ठीक है। ही वॉज जस्ट 20 years old when he became the king, ठीक है, एंड वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, ठीक ठीक। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इधर से, मैं बताता हूँ आपको। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। देखो यार, फ्रांस जो थे ना, बहुत वॉर्स लड़ता था, ठीक है। अमेरिका की हेल्प कर दी, कभी खुद के ही आजू बाजू के पड़ोसी या फिर बहुत लोगों की हेल्प भी करते थे फ्रांस के। तो जो इतनी वॉर जो थी ना, उसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेजरी थी खाली हो गई, ठीक है, ठीक है। अब जो इतना बड़ा सा महल था उधर, ठीक है, एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। इतना बड़ा कोर्ट था, उसको मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लगेगा भाई, साफ़ सफाई करनी है, ठीक है, वो सजाते रहना है, फंक्शन होगा तो, है ना। वर्सेल्स में था पैलेस, कोर्ट जो था, ठीक है ना। इसको मेंटेन करने में भी बहुत पैसा लगता था। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। कॉमन एनिमी ब्रिटेन, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। फ्रांस और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसलिए अमेरिका ने फ्रांस ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी गिफ्ट किया था, ठीक है। अमेरिका ने क्या किया था, चलो कोई बात नहीं। हमें द वॉर एडेड मोर देन बिलियन लिवर्स। अब यहाँ पे देखो लिवर्स की डेफिनेशन, है ना, लिवर्स की डेफिनेशन देखो आप, ठीक है, नीचे आपके बुक के। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794।
ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ है, उधर लिवर्स थी, लेकिन सिर्फ 1794 तक ही थी, उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे करंट फ्रेंच करेंसी लिखोगे आप, ठीक है, बताना मुझे। ठीक है, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवर्स टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू, देखो भाई, टू मोर देन 2 billion लिवर्स। ठीक है, 1 बिलियन का डेब्ट था। ठीक है, अब इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं भाई, मैथ्स पढ़ा है ना, पिछले साल मैथ्स पढ़ के आए हो 8th में, है ना, इंटरेस्ट पढ़ के आए, आई मीन, तो भाई इंटरेस्ट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, 2 बिलियन लिवर्स तक पहुंच गया। ठीक है, अब भाई ये भी एक बहुत बड़ी भारी है सर पे। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन 10% इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 10% इंटरेस्ट। ये सब भाई, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ याद रखना ज़्यादा। ठीक है, एक एक मार्क के क्वेश्चन आएंगे, आपको फंसना नहीं चाहिए, ये सब तो आना ही चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ना हिस्ट्री के लिए। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत आता था बजट, ठीक है, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही कर रहे हैं। ये सब टैक्सेस जो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसी काम के लिए लगा रहे हैं कि भाई अपना जो डेब्ट है वो सब छूटे। ठीक है, तो भाई ऐसा चलता रहेगा तो आप लोगों की मदद कब करोगे? तो लोग भी थोड़े परेशान थे। ठीक है, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज मेंटेनिंग द आर्मी, कोर्ट, एक्स्ट्रावेगेंट फोर्ट, ठीक है, रनिंग ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज, स्टेट वॉज इंक्रीज टैक्सेस, फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे ही बहुत ज़्यादा दंगे हुए वगैरह, बहुत दंगे हुए इस चीज़ की वजह से। ठीक है, बहुत दंगे हुए इस चीज़ की वजह से, इंक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनी। क्यों? क्योंकि बस थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्सेस दे देते हैं। थर्ड स्टेट क्या है बताता हूँ। ठीक है, तो अभी ये चीज़ पूरी जो है, फर्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा भाई तुम्हारा, कि भाई लुइस 16 ने क्या चैलेंजेस फेस किए जब वो नया नया आया एम्परर के तौर पर। तो भाई ये आंसर तुम्हारा रेडी होना चाहिए। क्या आंसर रेडी होना चाहिए बताता हूँ मैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फ्रांस, ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट फोर्थ सेकंड पॉइंट। ठीक है, अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प थर्ड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये बिलियन लिवर्स वाला फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ठीक है, और ये भी डाल देना साथ में, लेंडर्स, ये फोर्थ पॉइंट पूरा। ठीक है, और ये डाल देना ये फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस से लेके इंक्रीजिंग टैक्सेस। ठीक है, एक और पॉइंट डाल देना भाई कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा वैसे, लेकिन आ जाए तो क्या ठिकाना कि भाई क्यों टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे। तो बता देना भाई कि सिर्फ थर्ड स्टेट ही अगर टैक्सेस पे करेगा तो कैसे होगा। मैं बता रहा हूँ थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट नहीं था, आई एम सॉरी, मैं बताता हूँ, चलो बताता हूँ। इस टेबल को ध्यान से देखो, आपके फिगर 2 जो बोला गया है ना, ये ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, नोबिलिटी, थर्ड स्टेट बिग बिजनेसमैन, पेरेंट्स, स्मॉल। क्या है ये सब बताता हूँ। स्टेट मतलब स्टेट मतलब कोई कम्युनिटीज़ थी, ये 3 कम्युनिटीज़ थी समझ लो। फ्रांस जो था वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, कह सकते हो। ठीक है, 3 ग्रुप ऑफ पीपल में डिवाइडेड था। ठीक है, एक तो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी। ठीक है, क्लर्जी क्या होता है नीचे लिखा भी है। सेकंड होता है नोबिलिटी, थर्ड होता है कॉमन पीपल, ये जो इधर लिखा नहीं है वैसे, कॉमन पीपल। ठीक है, कॉमन पीपल थे ये लोग, ऑफ कोर्स देखने से ही पता चल रहा है। तो क्लर्जी क्या होता था? क्लर्जी होता था टेम्पल रिलेटेड लोग। ठीक है, टेम्पल तो नहीं, चर्च रिलेटेड लोग। ठीक है, ओके, चर्च रिलेटेड लोग, उधर तो चर्च होता था ना, तो उधर चर्च रिलेटेड लोग को क्लर्जी बोलते हैं। ठीक है, नीचे डेफिनेशन दी है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। ठीक है, जो प्रीस्ट होते थे, जो फादर्स होते थे, है ना, वो लोग। नोबिलिटी में आते थे लैंड लॉर्ड्स, लैंड ओनर।
ठीक है, बड़े बड़े लैंड ओनर, ठीक है, नोबल मैन, ठीक है, वो लोग आ जाते थे इसमें, ठीक है, राजा महाराजा। तो कॉमन पीपल, अब कॉमन पीपल था, ये थर्ड एस्टेट को बड़ी परेशानियाँ होती थी, है ना। इस थर्ड एस्टेट को बहुत परेशानियाँ भी होती थी। क्यों? ये जो 3 एस्टेट है ना, उसमें से बस इस एस्टेट को ही टैक्सेस पे करने पड़ते थे, ठीक है। और नीचे लिखा है, भाई कि वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ते थे, ठीक है। इनके लिए सरकार तो कुछ कर नहीं रही थी, सरकार इन द सेंस जो किंग था वो तो कुछ कर नहीं रहा था। क्यों करेगा? वो तो टैक्सेस, अपने जो डेब्ट है उसका लोन पे करने में वो बिजी है, टैक्सेस उसी के लिए तो वो ले रहा है, ठीक है। और भाई वो टैक्सेस इन दोनों से तो ले नहीं रहा था, दीज टू वर एग्जेम्प्टेड टू पे टैक्सेस, सिर्फ इन्हीं लोगों से टैक्सेस ले रहा था, कॉमन पीपल से। अब भाई इसका तो थोड़ा समझ भी आता है कि भाई राजा महाराजा नोबल्स ये लोग अपना जो टैक्सेस लेंगे और पहले काम करेंगे, रोड बनाएंगे, आपके लिए फैसिलिटीज़ करेंगे। इनका तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, गलत तो था इनसे टैक्सेस नहीं लेना। इसमें वो भी आते थे ना, नोबल मैन, लैंडलॉर्ड्स, उनसे क्यों टैक्सेस नहीं लेना, लेकिन फिर भी क्लर्जी से क्यों नहीं, बताओ। कौन से स्पेशल लोग हैं, बताओ कौन से स्पेशल लोग हैं ये लोग? ये तो बस जाप मंत्र करते हैं, और इनसे क्यों टैक्सेस नहीं लोगे? उस वक्त के लोग बहुत अंधभक्त भी होते थे, ठीक है। इनसे टैक्सेस तो बिल्कुल नहीं ले रहे, इनको बहुत फैसिलिटीज़ थी, क्या बोलते हैं उनको, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, बहुत सारी थी इनके, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड एस्टेट में कुछ लोग भाई अमीर थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, गुड्स, लॉयर्स। कॉमन पीपल, ठीक है, कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल तो भाई आपकी जनता, रिच भी हो सकती है, पुअर भी हो सकती है, ठीक है। रिच वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत सहन कर लेते थे, लेकिन भाई पुअर कैसे करेगा? चलो ये आंसर आपका तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे बोला मैंने, ओनली मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट्स पेड टैक्सेस, याद रखना इस बात को, ठीक है। सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम डेट डेटेड बैक इनटू द मिडल एजेस, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम क्या होते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम, जैसे कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक है, वो अपने अंडर कोई बंदा रखेगा, ठीक है, उससे काम करवाएगा। अब वो बंदा फार्मर भी हो सकता है, जैसे जो लैंडलॉर्ड है वो किसी बड़े आदमी को काम देगा, वो उससे छोटे आदमी को काम देगा, ठीक है ना। जैसे ऐसे चीज़ें पहुंचेंगी फार्मर्स पे, उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है, उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं आखिर में, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बस जो मेन, जिसने बस ऑर्डर दे दिया कि भाई तू मेरा काम कर देना, मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, तो बस मेरा काम कर देना, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा दे देता था, ठीक है। तो भाई ये हाँ, फ्यूडल सिस्टम जो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो इंडियन ज़मींदारी सिस्टम से, ठीक है। इसको एलिमिनेट भी किया गया था बाद में, ठीक है, ओके। ओल्ड रिजीम, ठीक है, ओल्ड रिजीम जो था ना, वो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उधर का बिफोर 1789, ठीक है, ओल्ड रिजीम, ठीक है। इसमें वो बहुत जगह आप सुनोगे ओल्ड रिजीम के अंदर आता था फ्यूडल सिस्टम, याद रखना इस बात को, ठीक है। ओल्ड रिजीम गया, फ्यूडल सिस्टम भी गया, ओके ओके। फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। बता दिया मैंने आपको वैसे भी। पीजेंट्स मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉय, देखो कितनी बड़ी बात है ये। मतलब पीजेंट्स जो थे 90% पॉपुलेशन, जैसे 100 लोग हैं तो 90 लोग तो पीजेंट्स ही हैं, ठीक है, बाकी लोग हैं क्लर्जी, नोबिलिटी, बाकी सब जो भी है, ठीक है। अब ये स्मॉल पीजेंट्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे पीजेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन भाई पीजेंट्स को दिक्कत तो होनी है, ये बात तो है। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओव्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। बहुत सारे क्या करते थे ना, वो दूसरे के ज़मीन पे जाते थे, काम करते थे, उन पे डिपेंडेंट रहते थे, अपनी खुद की ज़मीन होती नहीं थी उनके पास, कैसे खरीदेगा यार, उनके पास तो खुद ही कुछ पैसे नहीं है, वो अपना ज़मीन कैसे खरीदेगा, ठीक है। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज
owned by nobles, the church and the richer members of the थर्ड एस्टेट. ठीक है, जो ये 60% लैंड था पूरे नोबल्स और चर्च, ठीक है, इन दोनों के पास ज़्यादा था. ये रिचर मेंबर थर्ड एस्टेट कम ही थे, मतलब कम ही लैंड इनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ. लेकिन ये जो नोबल्स हैं, नोबल्स ऑफ कोर्स समझ आता है कि नोबल्स हैं, उनको पैसा है, ठीक है, वो खुद अपनी मेहनत से ज़रा थोड़ी खुद की मेहनत से ही ये सब कर पा रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं. लेकिन चर्च, ये बहुत गलत है मेरे ख्याल से, तो बहुत गलत है यार. अपने ओपिनियंस देना कमेंट सेक्शन में, क्या सही है क्या गलत है, लड़ते रहना, ठीक है, रामायण महाभारत करना. लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई ये बात सही भी है कि चर्च जो है, मेरी बात सुनना, चर्च जो है कोई फ़ायदा होना नहीं है. चर्च से अब उनको फोकट में प्रिविलेजेस दे रहे हो, अंधभक्त जैसे. अब उनको प्रिविलेजेस दे के आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है. इनफैक्ट वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, वो तो बस मंदिर में जाते हैं, इनफैक्ट चर्च में जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आ जाते हैं. उनका तो बहुत ही बढ़िया है भाई. ऐसा इनको लैंड क्यों देने, इनको प्रिविलेजेस क्यों देने. द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट्स, दैट इज क्लर्गी एंड नोबिलिटी, एन्जॉयड सर्टन प्रिविलेजेस बाय बर्थ. बताया आपको मैंने, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ठीक है, इन दोनों का. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. 1 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, हर जगह इंक्लूड होगा ये, ठीक है. क्लर्गी एंड नोबिलिटी वर एग्जेम्प्टेड टू पे टैक्सेस. बहुत बड़ी पॉइंट है, ठीक है, याद रखना है इसको. बट थर्ड एस्टेट अलोन पेड टैक्सेस. ये बात और ये कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, ये बात याद रखना ज़रा, ठीक. These included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and field, to serve in the army and to participate in building roads. ठीक, ये feudal dues ज़रा बताया गया है. These included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work to his हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी, बिल्डिंग रोड्स. ठीक है, अब देखो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है. द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स. देखो बाजू में दिया भी है आपके टिथ और टेल का डेफिनेशन, ठीक है. टिथ इसको बोलते हैं, टिथ्स. बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, टिथ्स ही बोलते हैं इसको, मेरी बात मानो, ठीक है. The church too extracted its share of taxes collected from the peasants. And finally, अपनी बुक में देखना ज़रा, ठीक है, यहाँ पे ज़रा नहीं हो रहा है, ठीक है. And fine, all the members of the third estate had to pay taxes to the state. These included a direct tax, ठीक है, called tail, and the number of indirect taxes which were levied on articles on everyday consumption like salt or tomato. देखो भाई, एक तो है ही, ठीक है. टिथ जो है आपका, टिथ बाजू में देखो, टैक्स लिविड बाय द चर्च, चर्च लेता था इस टैक्स को, ठीक है. और जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 हिस्सा चर्च को जाता है. बहुत ही बेकार बात है ये, बहुत ही बेकार मेरे ख्याल से ये चीज़ है, ठीक है. और टेल, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ठीक है. ये डायरेक्ट टैक्स होता था, ठीक है. जैसे कोई सैलरी वैलरी मिल रही है उसको भाई आपका कट के ही मिलेगा आपको, ठीक है, कट के ही मिलेगा आपको. तो टैक्स भी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ठीक है. एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे आप सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगता है, तो ये तो लगना ही है, लाजमी है, ठीक है. द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन. आपका पेज नंबर 4 ख़त्म. बातें याद रखना है, एक बार थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ मैं इस पेज को, ठीक है. लुइस 16 बने 1774 में किंग, ठीक है, ये नाम याद रखना है. इट वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट. अब आप बोलोगे भाई ये तो फ्रांस का है, तो ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से क्यों शादी की. तो भाई जो जो क्या बोलते हैं उन्हें,
जो बड़े लोग होते थे जैसे किंग्स, नोबल मैन, ये लोग क्या करते थे ना, अपर क्लास के होते थे, तो ये लोग कनेक्टेड रहते थे, ठीक है, कनेक्टेड रहते थे बाई टाइज ऑफ मैरिज, ठीक है, जबकि टेंथ की हिस्ट्री में है, ठीक है, टेंथ की हिस्ट्री में है ये बात, ठीक है। और अपने यूनिटी बनाने के लिए सब फ्रेंच ही बोलते थे, ठीक है, आपका आजू बाजू की कंट्रीज़ वाले भी फ्रेंच बोलते थे, क्यों, यूनिटी के लिए, ठीक है, ठीक है, इसलिए, ओके। और ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छा संबंध भी हो गया, ऑफ कोर्स भाई, है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छा आपका संबंध भी हो जाएगा, आप ऐसे तो आपके साथ तो वॉर में काम आएगा कुछ कुछ, है ना। तो हाँ, लॉन्ग ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपको बताया मैंने, ठीक है। कुछ बात समझ नहीं आए कमेंट में पूछना, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर पहले क्या करना है ना, पहले आप उसको वापस उस पेज को देखना जहाँ पे आपको समझ नहीं आया, फिर भी समझ नहीं आया तब कमेंट में पूछना, मैं आपको कर दूँगा एक्सप्लेन फिर से, ठीक है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल, ठीक है, ये वॉर लड़ते थे, ठीक है, अमेरिका की हेल्प करते थे, एक्स्ट्रावेगेंट फोर्ट रखते थे उसको मेंटेन करने के लिए, ये लीवर्स 10% इंटरेस्ट, ये सब आपके इस 5 मार्क के क्वेश्चन में यार पूछा जाता है भाई, ठीक है, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है वो, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ ए फ्यूडल सिस्टम, ओल्ड रेजिम याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, ओल्ड रेजिम 1789 के पहले का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। peasants made up to 90% of the population, very good, however only a small number of them, ठीक है ये सब, ओके ओके ओके। टेथ एंड टेल याद रखना है, टैक्सेस आपके, ठीक है, ये आपके टैक्सेस हैं, ये याद रखना ज़रा। एंड नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ज़रा चलते हैं अपन, ओके ओके। बड़े बढ़िया पिक्चर बनाते हैं भाई, आपको 9th-10th में, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग हिस्ट्री लगने वाली है आपको, बस समझते जाना, पढ़ते जाना, ठीक है। द नोबल मैन, इस पिक्चर को ज़रा डिस्कस कर ले, क्वेश्चन आते नहीं हैं यहाँ से, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको खुद भी समझ आएगा, तो थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है। एनोनिमस का मतलब होता है अननोन पर्सन, ठीक है। अब देखो ये बंदा है, ये बंदा, ये नोबल मैन के लिए, ये नोबिलिटी के एस्टेट में इंक्लूड होंगे, और ये थर्ड एस्टेट में इंक्लूड होंगे ये वाले, ठीक है। इनको देते जा रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पे लिखा है द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स, ठीक है, देते जा रहे हैं, इनको चाहिए और चाहिए भाई, और चाहिए, ठीक है ना, और चाहिए, है ना। हाँ, द नोबल मैन इज़ द स्पाइडर एंड द पीजेंट इज़ द फ्लाई, ठीक है, हमेशा अपने जाल में फंसा लेते हैं, ठीक है, हमेशा अपने जाल में फंसा लेते हैं। द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सलाड, जो भी है। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर एक्सेप्ट्स इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ अ लुक, ठीक है, ओके। मैंने आपको बताया क्यों स्पाइडर एंड द फ्लाई है, जाल में फंसा लेते थे, ठीक है, ओके। ये इमेज क्लियर हो गई आपको, ये जो आपको फ्रेंच में लिखा है वो मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है, अब कोई पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपका क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, ठीक है, आ जाए तो लिख डालना भाई क्या है, मैंने आपको समझा दिया है वैसे भी, ठीक है, ओके। एक बंदे ने पूछा था मुझसे, बच्चे ने पूछा था मुझसे कि भाई जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो एनोनिमस लिखा है, यहाँ पे बहुत बार क्या होता है ना, पेंटर का नाम लिखा रहता है कि भाई इस पेंटर ने बनाई थी। आप अपनी आगे जाओ बुक में, ठीक है, आगे जाओ बुक में, उधर आपको मिलेगा पेंटर का नाम, ठीक है, तो ऐसे स्केचेस के नीचे, तो वो आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी जब बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटिंग हुई जैसे भाई, और उस पर क्वेश्चन बना, तब यार याद कर लेना उस पेंटर का नाम, ठीक है। जैसे 10th में आप पढ़ोगे, 10th के पहला चैप्टर का पहला पेज, उसमें भाई एक पेंटिंग बनी हुई है
ठीक है, उसके बारे में बहुत डिस्कस हुआ है, बहुत डिस्कस हुआ है। जैसे इसके बारे में तो कुछ डिस्कस नहीं हुआ, आपको कुछ याद रखने की इस पेंटिंग को ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन भाई वो पेंटिंग इतनी डिस्कस हुई है कि आपने उस लुइस सूडियो जो पेंटर का नाम है उसको आपने डिस्कस नहीं किया, तब तो भाई आपकी हाई हाई लग जाएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वैसे में आपको याद रखना है इसका नाम, क्या नाम है पेंटर का नाम, है ना। चलो ऐसे याद नहीं रखना, चलो द स्ट्रगल टू सर्वाइव। बाप रे मेरा गला दुख गया यार, चलो कोई बात नहीं, मैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, अब देखो, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1719, सॉरी 1789। ठीक है, तो भाई देखो ये 5 मिलियन 50 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, इतने सालों में। ठीक है, तो दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। ठीक है, बहुत ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बढ़ेगा आपका तो और डिमांड एंड सप्लाई भी बढ़ना है। देखो डिमांड बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नेवर कीप पेस विद द डिमांड। ठीक है, सॉरी, जो डिमांड थी सप्लाई उसके साथ, प्रोडक्शन उसके साथ पेस नहीं रख पाया। ठीक है, डिमांड बढ़ती गई लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। ठीक है, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेच्योरिटी रोज रैपिडली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने क्यों भाई सब इतना ब्रेड के पीछे भागते थे, उधर स्टेपल डाइट थी वो। ठीक है भैया, देखो डिमांड बढ़ेगी प्राइस भी बढ़ने वाली है। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, और अगर वो चीज़ कम है, उसकी स्कैर्सिटी है उस चीज़ की, तो और बढ़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, बट वेजेस कुड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। ठीक है, अरे यार, ठीक है, वेजेस कुड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। आपके वेजेस जो थे वो नहीं रख पाए। ठीक है, आपके वेजेस ही नहीं बढ़ाए। देखो जैसे प्राइस बढ़ रहा है लेकिन आपके वेजेस नहीं बढ़ रहे, आपके सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो आप कैसे कर पाओगे कुछ, है ना। सो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड। देखो आपका रिच पीपल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्लर्जी को तो सब हाथों हाथ मिल रहा था, नोबल्स को भी सब हाथों हाथ मिल रहा था, लेकिन भाई जो पुअर पीपल थे थर्ड स्टेट के, ठीक है, उनको तो मिल ही नहीं पाएगा ऐसा होगा तो। ठीक है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं व्हेन थिंग, देखो बाजू में बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है सबसिस्टेंस क्राइसिस की, एन एंडेंजर्ड सिचुएशन व्हेन द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। देखो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्या बोलते थे उसको, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, देखो रोटी का मतलब खाना, कपड़े का मतलब आपके क्लोथ्स। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, मकान मतलब एक मकान मतलब एक शेल्टर। ठीक है, आपके रहने की जगह, कोई शेल्टर। ठीक है, ये तीनों चीज़ तो चाहिए ना आपको जीने के लिए भाई। तो फूड चाहिए आपको, कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए भाई, शेल्टर चाहिए। ठीक है, या तो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो भाई अगर यही चीज़ आपको नहीं मिलेगी तब वो बन जाती है एक सिचुएशन, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। 1 मार्क क्वेश्चन डेफिनेशन। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, वेजेस कुड नॉट कीप पेस। ठीक है, दिस सिस्टम लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब देखो भाई ओल्ड रिजिम जो था ना वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अच्छा रूल्स नहीं थे उसके। तो क्या हुआ ना ये बार बार होता था सबसिस्टेंस क्राइसिस इस पीरियड में 1715 से लेकर 1789 तक बार बार होता रहा। ठीक है, अब ये सबसिस्टेंस क्राइसिस आपका हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एंड करूँगा क्लास को। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे हाउ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, आप उसको देखना ज़रा, इस टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, आप उसको ट्राई करना, ठीक है, उस जो पज़ल टाइप का जो चीज़ है वो आप ट्राई भी करना। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, इस पेज का मैं समरी दे देता हूँ।
23 मिलियन से 28 मिलियन याद रखनी है ये बात। सब्सिस्टेंस क्राइसिस की डेफिनेशन याद रखनी है। ये थोड़ा सा, अगर सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखो, मार्क्स पे आपका डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखोगे। जैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप चुपचाप डेफिनेशन लिखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे। 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो भी मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन ही लिखनी चाहिए, ठीक है। या तो आप ये भी लिख सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन, ठीक है, ठीक है। 2 मार्क के, 3 मार्क के, इससे ज़्यादा का तो आएगा भी नहीं भाई, चलो 4 मार्क, ठीक है, ये ठीक है। इससे ज़्यादा का तो आएगा भी नहीं, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा भी नहीं, 4 मार्क का भी मुश्किल से आएगा। 2 या 3 मार्क का आए तो ये लिख देना पूरी कहानी, ये छोटी सी कहानी, दिस लेट, जैसे ये, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ ज़रा अपने ओन वर्ड्स में लिख देना। ये आप रट नहीं सकते हो, रट सकते हो भाई, लेकिन क्यों रटना है आपको? आपको बात समझ में आए ना, आप अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे उधर। जैसे भाई मैं अभी आंख बंद करके बोलता हूँ, मैं अभी आंख बंद करके बोल रहा हूँ कि भाई पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 to 28 इन दिस इतने ईयर्स, ठीक है, और ये दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। देखो ये बात, ये सेंटेंसेस याद हो जाते हैं यार दिमाग में जब आप पढ़ते हो बार बार इस चीज़ को, बार बार। तो अब देखो, जो ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो डिमांड के साथ अपना जुड़ नहीं पाया, और ऐसे तो भाई डिमांड भी बढ़ती गई, स्कैर्स भी होता गया वो चीज़, तो भाई उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ गई, ठीक है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया, आपके बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इंडेंजर्ड हो गए, है ना। तो भाई ऐसा हुआ, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी थी, ठीक है। पहले 3 पे मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन पूछने के लिए फील फ्री, ओके गाइस, ये देख लो, ठीक है। ओह ओके गाइस, ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं क्लास, ठीक है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। पार्ट 2 में आपको आगे पढ़ाऊँगा। पार्ट 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शायद आपका, मैं अगली बार आपसे नहीं मिल पाऊँ, आपके न्यू टीचर हैं आपसे पार्ट 2 में, ठीक है, वो भी हो सकता है, ठीक है। आप बस, आपको तो पढ़ने से मतलब है, ओके। तो पार्ट 2 कुछ 5-6 पार्ट बनने चाहिए इस चैप्टर के, जो भी बनेगा हमें पढ़ने से मतलब है, ओके गाइस। मैं वीडियो को एंड कर दूँ, पढ़ते रहिए, ओके बाय।